हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का पार्ट 2, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट। देखो, उसको पकड़ने से पहले हम देखते हैं कि जो मैटर है, मैटर को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैटर 3 वैसे तो होते हैं 4 टाइप्स, कई बार प्लाज्मा भी लिया जाता है, मतलब प्लाज्मा भी 4th टाइप्स ही होती है उसकी, लेकिन नॉर्मली हम 3 ही लेते हैं मैटर की कंडीशन। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, ये 3 टाइप होती हैं मैटर की। अब देखो, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, और लिक्विड होते हैं, उनके पास सिर्फ एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप नहीं होती। वो शेप है, जिस वेसल में उसको डालते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज करते हैं। ठीक है, गैसेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको। ठीक है, तो लिक्विड क्या होते हैं, जो जिनके पास सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप नहीं होती। शेप वो अपनी जिस भी वेसल में डालें उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, अब देखो जो लिक्विड्स होते हैं वो किस तरीके से, जो लिक्विड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, मतलब किस तरीके से वो वाल, यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि कंटेनर की वाल पर किस तरीके से फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से फोर्स लगाते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक वेसल मान लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या मान लिया, एक लिक्विड मान लिया। ठीक है, लिक्विड मान लिया और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स मान लिए, लिक्विड्स के मान लिया, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया ये कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा और रिबाउंड हो जाएगा, फिर ये कोलाइड करेगा, रिबाउंड हो जाएगा, ये कोलाइड करेगा और रिबाउंड हो जाएगा। तो ये वॉल की कंटेनर, जो कंटेनर है उसकी वॉल से कोलाइड करके रिबाउंड हो जाते हैं, और इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। मतलब अपनी जैसे कोलाइड करके वापस रिबाउंड हो जाना, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज के साथ मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, यही होता है इलास्टिक कोलिजन में कि मोमेंटम में चेंज आता है। तो इस जो ये मोमेंटम में चेंज आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। मतलब कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल उस कंटेनर पे कितना थ्रस्ट लगा रहे हैं, हम एक टाइप से फोर्स कह सकते हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये कंटेनर की वॉल पर कितना थ्रस्ट लगा रहे हैं, दैट इज द लिक्विड एक्सर्ट थ्रस्ट। ठीक है, तो यही होता है लिक्विड एक्सर्ट थ्रस्ट, मतलब कितना वो प्रेशर या फोर्स लगा रहे हैं, कितना थ्रस्ट लगा रहे हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक आता है लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो है लिक्विड इक्विलिब्रियम में कैसे होते हैं। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मतलब देखो कि हमने एक वेसल माना। ठीक है, उसके अंदर हमने एक मतलब लिक्विड लिया। देखो ये लिक्विड ले लेते हैं इधर। ठीक है, उसके अंदर हमने एक सिलेंडर को सबमर्ज्ड कर दिया, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हमने, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, सिलेंडर जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या करेगा, जो लिक्विड की सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाएगा। देखो, और वो फोर्स मान लिया हमने कुछ इस टाइप से हो गया। ठीक है, क्योंकि लिक्विड की सरफेस लगाएगा, सरफेस पर लगाएगा ये लिक्विड ऑब्जेक्ट, थ्रस्ट लगाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाने का काम करेंगे। ठीक है, ये प्रेशर का काम होता है। ठीक है, तो ये करेंगे इसको ऊपर की ओर करने का काम। तो यहाँ से इस एफ के कंपोनेंट को हम 2 डिवाइड में कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में। एक तो ये पैरेलल जो डायरेक्शन में, इसको एफ कोस थीटा, एंड इसको मान लेते हैं एफ जो परपेंडिकुलर है, एफ साइन थीटा। ठीक है, हमने एफ फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो यहाँ से देखो कि आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, फोर्स के। जो नॉर्मल रिएक्शन आर थी वो फोर्स की, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आर जो है एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, हमने जो फोर्स को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, देखो कि अब क्योंकि इस डायरेक्शन में तो फ्लूइड्स है नहीं,
इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक्ट करेगा नहीं, ये करेगा सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लूइड्स हमारा क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, फ्लूइड्स रेस्ट में है तो यहाँ से एफ कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं है। अगर एफ साइन थीटा हम कब लेते, कि अगर फ्लूइड्स हमारा मोशन में होता, चूंकि फ्लूइड्स हमारा रेस्ट में है, तो एफ कोस थीटा लेंगे, यानी पैरेलल डायरेक्शन में, फ्लूइड्स इन पैरेलल डायरेक्शन, तो एफ कोस थीटा इज 0। कोस थीटा 0 कब होता है, एट 90 डिग्री। इसका मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो कोस थीटा यहाँ से 0 आया। तो अगर एंगल 90 डिग्री आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है ना रेस्ट में, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से एंगल थीटा आने का मतलब यही हुआ कि जब हमारा लिक्विड रेस्ट में है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा नॉर्मल में, जो ऑब्जेक्ट है उसके नॉर्मल। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके नॉर्मल जो है फोर्स एक्ट करेगा जब फ्लूइड्स हमारा रेस्ट में है। तो थीटा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो जो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड है ना एट रेस्ट गिवन सरफेस इन कांटेक्ट विद इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड्स ऑन दैट सरफेस, तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के थ्रू बाय लिक्विड एट रेस्ट इन ए गिवन सरफेस इन कांटेक्ट विद इट, ये क्या है, लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, इट कोल्ड थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, जो ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है, इस पे थ्रस्ट लगा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड्स। तो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड का मतलब कि लिक्विड का कितना प्रेशर है। ठीक है, तो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट, मतलब मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड के कांटेक्ट में है। ठीक है, इसके यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो ये जो कांटेक्ट में है इस लिक्विड के, इसके यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्टेड हुआ, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो प्रेशर क्या आया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, एंड P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड वही होता है कि उस लिक्विड के कांटेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके नॉर्मल कितना फोर्स लग रहा है उसके पर यूनिट एरिया में, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, यूनिट ऑफ ए प्रेशर क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, पास्कल होती है, उसको पास्कल में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और उसको जो डायमेंशंस होते हैं प्रेशर के, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन फोर्स के होते हैं M1 L1 T-2 एंड एरिया का हो जाएगा L²। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस M1 L-1 एंड T-2 इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और एक प्रेशर है भी, जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एट तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। मान लें कि हम एक बबल को, जो बलून होता है बलून, उसको अगर हम मान लिया प्रेस करें, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करेगी, हमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे उसका, हम उसके डायरेक्शन नहीं देखेंगे हमने किस डायरेक्शन में प्रेस किया वगैरह। तो यानी सिर्फ उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो जो प्रेशर का एक फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी के बेस पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। देखो हम कैसे यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। देखो कई बार हमने देखा है कि जो हमारे हैंडबैग होते हैं, ठीक है, या फिर सूटकेस होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि जो उनका हैंडल जो है, ठीक है, जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, उनको ब्रॉड किया जाता है। ठीक है,
उनको ब्रॉड करते हैं। इसका मतलब एरिया उसका ज्यादा करते हैं। एरिया ज्यादा करने का मतलब यहाँ से देखो, इनमें प्रेशर और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जैसे तो फर्स्ट इसका यही है कि जब हम सूटकेस के जो हैंडल्स होते हैं उनका एरिया ज्यादा कर देते हैं, उनके एरिया ज्यादा करने से प्रेशर क्या होगा, कम। यानी जब हम सूटकेस को लेके जाएंगे तो हमारा जो हैंड पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड हैंडल सो दैट स्मॉल प्रेशर इज exerted ऑन द हैंडल विद कैरिंग देम। ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी कि जो बैग्स एंड सूटकेस है उनको ब्रॉड हैंडल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे स्मॉल जो प्रेशर है एक्सर्टेड हो हैंडल हमारे हैंड पर जब हम उसको कैरी करें। ठीक है, सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन है ये है कि जो रेलवे ट्रैक्स है, देखो कई बार पटरियों पर क्या होता है, जो बीच में है बड़ी बड़ी क्या की जाती है, जो काट होता है उसकी पट्टियां लगाई जाती है। देखो चौड़ी चौड़ी ब्रॉड पट्टियां लगाई जाती हैं जो रेलवे ट्रैक होता है उनके बीच में। तो उसका भी यही रीजन होता है, बिकॉज वो क्या करती हैं कि उनका एरिया ज्यादा होने के कारण, क्योंकि वो जो काठ की पट्टियां हैं उनका एरिया ज्यादा होने के कारण वो क्या करती हैं, ग्राउंड पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना ट्रेन के द्वारा, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है उस फोर्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, जिससे कि जो हमारा ग्राउंड है यील्ड ना हो। ठीक है, विच वुड प्रिवेंट द यील्डिंग ऑफ ए ग्राउंड। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन ये है कि जो रेलवे ट्रैक्स है लेड ऑन ए लार्ज साइज वुडन आयरन और सीमेंट स्लीपर सो दैट थ्रस्ट ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ ए ग्राउंड विच वुड द प्रिवेंट द यील्डिंग ऑफ ए ग्राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो चौड़ी चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं ट्रेन की पटरियों के बीच में, वो क्या करती हैं, एरिया ज्यादा होने के कारण प्रेशर जो एक्सर्ट होता है हमारी ग्राउंड पर, वो क्या होता है उसको यील्डिंग होने से रोक लेती है। ठीक है, इसकी थर्ड जो है, मान लेते देखो जो नुकीले एजिज होते हैं, ठीक है, जैसे जो नुकीले एजिज होते हैं, ठीक है, उन पे चलना देखो कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो नुकीले एजिज हैं, देखो मान लिया कुछ इस टाइप से होते हैं थोड़े, ठीक है, इस टाइप से, उन पे चलना कितना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उनका एरिया बहुत कम होता है एजिज का, उनका एरिया कम होने के कारण क्या होगा, उन उन जो वे हैं प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेंगे और हमें चलने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो यही होता है कि जो बेयर फुटेड पर जो मतलब पेनफुल होता है फुटेड रोड पर कवर्ड विद एज पेबल्स के साथ। ठीक है, तो थर्ड होता है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक बेयर फुट, मतलब नंगे पांव, वॉक बेयर फुटेड ऑन ए एज पेबल, बेयर फुटेड ऑन एज मतलब नुकीले पत्थर पेबल्स। ठीक है, एजिस पेबल्स पे हमें चलना कई बार मुश्किल होता है, वही रीजन है क्योंकि इनका एरिया जो है बहुत कम हो जाता है, एरिया कम होने के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस थी ये जो हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पे थी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनएमलेस बिहेवियर ऑफ ए लिक्विड, कि लिक्विड का मतलब अनएमलेस बिहेवियर का मतलब क्या है, कि जो हमारी डेंसिटी होती है, देखो कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो डेंसिटी कई बार ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों, देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। देखो हमने मान लिया कि शुरू में ये लिक्विड मान लिया हमने, ठीक है, इसका एरिया मतलब ये है। ठीक है, इसका शुरू में हमने 27 डिग्री सेल्सियस माना। ये जो 4 डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट है उसी को, ठीक है, उसी को समझा रहे हैं कि कैसे आता है 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वो मैक्सिमम कैसे होती है। देखो जो ये होती है, मान लिया हमने इसका शुरू में 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया, टेम्परेचर पर है ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद हमने क्या किया कि जो प्रेशर है 27 डिग्री सेल्सियस, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करते गए, हम डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते 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 हमने मान लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच गए। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा।
मतलब इससे कम, इससे मतलब हम कह सकते कि ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा, इससे इसका जो साइज है वो कम, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम टेम्परेचर को और डिक्रीज करते जाएंगे, और डिक्रीज करते गए, मान लिया उसके बाद जो है 4 डिग्री टेम्परेचर के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका जो ये जो है एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है, इसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका जो नेचर चेंज होता है, यही जो होता है अनएमलेस बिहेवियर होता है लिक्विड का, ठीक है, कि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसके बाद इसका एक्सपेंशन होना शुरू हो गया 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। और हमने इसको मान लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, मान लिया हमने इसको आइस बना दिया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। अब 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका अनएमलेस बिहेवियर है लिक्विड का, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता गया, इसकी वॉल्यूम क्या होती गई, कम। अब देखो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पर ही है ये, 4 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्ट्रैक्ट होता गया, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम क्या होती गई, बहुत कम होती गई, वॉल्यूम होती गई, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद इसका एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ यानी वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो मतलब डेंसिटी घटी, यानी हम कह सकते कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी डेंसिटी आती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस यही जो अनएमलेस बिहेवियर ऑफ लिक्विड है, इसी का यूज किस में किया जाता है कि जो कोल्ड होती है, सर्दी होती है, उनमें जो फिश हैं वो वाटर के अंदर कैसे अलाइव करते हैं, ठीक है। तो देखो कि मान लिया ये हमने लेक मान ली, ठीक है, ये और ये हमने लिक्विड मान लिया, ठीक है, और ये हमने फिश मान ली, ठीक है, ये फिश है इस लिक्विड के अंदर। तो क्या होगा, देखो जब सर्दियों में लेक के ऊपर से क्या कोल्ड जो है एयर फ्लो करती है, ठीक है, और डेंसिटी इसके अंदर क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है, ठीक है। तो क्या करेंगी, ये जो ठंडी हवाएं क्या होंगी इसके अंदर फ्लो करती जाएंगी, और जो गर्म हवाएं हैं, जो ये इसके अंदर की जो गर्म वे हैं, वे क्या करती जाएंगी, ऊपर की ओर इसको फ्लो करती जाएंगी। अब ये प्रोसेस होता रहेगा, एट ए 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो है ठंडी जो ये हवाएं हैं, ये ऊपर की ओर जाना फ्लो, मतलब ऊपर की ओर फ्लो करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। एट ए 4 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ ऐसा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस वाटर की सरफेस पे क्या होगा, जो है बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे आइस आ जाती है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है, यहाँ पे आइस आनी शुरू होगी। तो आइस क्या होती है, एक टाइप से हीट का बैड कंडक्टर होती है, ठीक है, ना तो हीट को जाने देती है, ना ही हीट को आने देती है, मतलब जो ये लेक है इसकी जो हीट है वो अंदर ही रहेगी। तो आइस ऊपर जमा होने के कारण आइस उस हीट को बाहर नहीं जाने देगी, जिससे जो हमारी फिश है लेक के अंदर कोल्ड सीजन में वो इजिली अलाइव कर सकती है, ठीक है। वो इसीलिए अलाइव कर सकती हैं क्योंकि जो अनएमलेस बिहेवियर होता है लिक्विड का 4 डिग्री सेल्सियस पर, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा होगा। उसके बाद जब ये कोल्ड आती जाएंगी तो यहाँ से ये जो है गर्म हवाएं नीचे रह जाएंगी, और ऊपर क्या जमती जाएगी, बर्फ, ऊपर जो वाटर की सरफेस पे है वो आइस होती जाएगी यहाँ पर। और जो ये गर्म है, जो लेक के अंदर का गर्म, ये क्या लेक में ही रहेगा। और जो क्योंकि आइस क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट का, ठीक है, तो ना तो ये हीट को अंदर जाने देगी और ना ही ये बाहर, इसीलिए जो फिश है वो अलाइव कर सकती है कोल्ड सीजन में लेक के अंदर में, ठीक है। तो इसका रीजन अनएमलेस बिहेवियर ऑफ ए लिक्विड होता है। तो ये डेंसिटी के ऊपर ही बेस था। अब जो इसका अगला टॉपिक करते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब जो प्रेशर है उसका कैसे वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ, ठीक है। मान लिया हमने एक वेसल मान लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने लिक्विड मान लिया, और उसके अंदर हमने एक सिलेंडर क्या कर दिया, सबमर्ज्ड कर दिया, यानी इसके अंदर हमने इसको डुबो दिया सिलेंडर को लिक्विड के अंदर, ठीक है।
तो ये लिक्विड क्या करेगा, ये जो एक लिक्विड की सरफेस क्या करेगी, इसको नीचे की ओर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, लिक्विड की सरफेस, और ये क्या करेगा, ये वाला लिक्विड इसको ऊपर की ओर करेगा, ठीक है। ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और जो इसका वेट होगा इसका mg सिलेंडर का कुछ, ठीक है, ये हो गया। P1 P2 हम मान लेते हैं कि प्रेशर है, ये P1 है और ये P2 है, प्रेशर ऑन C एंड D, ठीक है। ये मान लेते हैं F1 और ये मान लेते हैं F2 फोर्स 2, ये हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ द लिक्विड क्या होगा सिलेंडर का, मास ऑफ लिक्विड इन द मास ऑफ लिक्विड इन इमेजिनरी सिलेंडर, जो सिलेंडर हमने माना है उसका मास क्या होगा उसके लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो उसका हम मास मान लेते हैं, दैट इज मास इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम हम इसकी क्या मानते हैं, हाइट, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो ए एच, एरिया इंटू हाइट और इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो। तो यहां से ए एच रो, इसका जो मास है मतलब जो सिलेंडर का मास है वो, ठीक है। अब क्या मानेंगे कि जो मान लिया P1 P2 हमने प्रेशर सी एंड डी पे प्रेशर माना था, तो कि मान लिया तो जो F1 होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके ऊपर प्रेशर, जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर ये P1 इंटू ए, एरिया दोनों में क्या रहेगा, दोनों का एरिया तो सेम है, तो P1 इंटू ए, और F2 क्या हो जाएगा, F1 तो क्या है, डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, ठीक है, देखो सिलेंडर के डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो लिक्विड है उसके, और जो F2 है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, देखो ये ऊपर की ओर, ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा, लिक्विड को ऊपर की ओर फोर्स करेगा, और ऊपर जो लिक्विड का सरफेस है वो इसको सिलेंडर को नीचे की ओर करेगा, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, इक्वल एंड ऑपोजिट है ये P1। अब और जो वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सिलेंडर, जो वेट mg है वो है मास इंटू जो मास ये है ए एच रो और जी ग्रेविटी, ये आ जाएगा लिक्विड का, ठीक है। जो मतलब ये जो इसका वेट है जो वर्टिकली है लिक्विड के अंदर, तो उसका वेट हो गया, ठीक है, ए एच रो जी। अब क्या है कि जो लिक्विड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ क्या लग रहा है, इक्वल। अब दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रहा है, तो फोर्स दोनों तरफ इक्वल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स लेंगे, ठीक है। नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी 0, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होएगा, एक टाइप से 0 ही होएगा, क्योंकि ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की ओर, तो नेट जो फोर्स होगा वो एक टाइप से 0 आएगा। तो नेट फोर्स हम लेंगे, देखो F1 ये जो है ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, क्योंकि बॉडी इसके लिक्विड की सरफेस पर है, ठीक है। और प्लस में mg, क्योंकि इसका जो वेट है सिलेंडर का वो भी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और माइनस में आ जाएगा F2, माइनस F2 क्यों है, क्योंकि ये जो F2 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इससे ऑपोजिट है, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो F1 किसके इक्वल है, P1 इंटू ए प्लस mg किसके इक्वल है, ए एच रो जी माइनस F2, ठीक है, माइनस F2 इज इक्वल टू है 0, मतलब F2 क्या है, P2 इंटू ए है, ये F2 है ना, P2 इंटू ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे, हम अगर माने कि C एंड D जो है अगर सेम लिक्विड माने हम इनको, अगर हम हाइट को 0 मान लें, ठीक है, अगर हम सिलेंडर की हाइट को क्या मान ले, 0, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हम ऐसे मान सकते हैं कि P1A माइनस P2A किसके इक्वल आ गए, 0 के, ठीक है। P1A इज इक्वल टू P2A और P1 इज इक्वल टू P2 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पर लिक्विड के अंदर सेम है, ठीक है, अगर डेप्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, ठीक है। हमने क्या मानना है कि हाइट यहाँ पर हाइट
0 मानी है। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा हर एक पॉइंट पर सेम होगा, लिक्विड के अंदर सेम डेप्थ में हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था कि प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, तो प्रेशर जो है डेप्थ के साथ वेरी नहीं करता, हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स क्या होता है कि देखो हमने मान लिया 3 वैशल ले लिए ए बी सी, देखो ये कुछ हमने 3 वैशल ले लिए, एक ये वैशल जिसको हमने कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों एंड से क्या है, खुले हैं। ये हमने वैशल ए मान लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया, अभी रुका भी नहीं डाला है लिक्विड। सेकंड वेसल हमने लिया, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये 3 वेसल ले लिए अलग अलग शेप के। ठीक है, हमने इसके जो 2 एंड थे, दोनों एंड ओपन है, ऊपर से भी और नीचे से भी, टॉप एंड बॉटम दोनों खुले। ठीक है, हमने क्या किया, इनके बॉटम एंड को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसको एक जो डिस्क मीटर डिस्क है, प्रेशर मीटर डिस्क है, उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो प्रेशर मेजर करने का होता है, प्रेशर मीटर डिस्क, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और जो ये बॉटम हैंड है उन तीनों का बंद कर दिया। ठीक है, और वहां से क्या कर दिया, ऊपर से हमने लिक्विड डाल दिया एट ए सेम हाइट पर। देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पे लिक्विड डाला है एट ए सेम हाइट पर, ये इसकी हाइट है, इतने ही हाइट पर हमने इसमें डाल दिया लिक्विड। देखो इन तीनों वेसल्स की शेप अलग अलग है, और इतनी ही हाइट पे हमने इस वेसल में डाल दिया लिक्विड्स। ठीक है, तीनों में डाल दिया, तो जब हमने इनका प्रेशर चेक किया, इसके जो ये मीटर डिस्क लगाया, तो इन तीनों का प्रेशर सेम मिला। ठीक है, इन तीनों का प्रेशर सेम हुआ। अब सेम क्यों हुआ, देखो इनकी शेप भी अलग अलग है। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है कि जब हमने इसको मीटर से जो प्रेशर मीटर जो प्रेशर मेजर करने के डिस्क है, उन तीनों का प्रेशर सेम आया। ठीक है, प्रेशर सेम क्यों आया, क्योंकि हाइट क्या थी, सेम। शेप अलग अलग है लेकिन हाइट क्या है, शेप क्या है अलग, लेकिन हाइट लिक्विड्स की क्या है, सेम। देखो इतनी ही हाइट पर हमने इसमें लिक्विड डाला था, एंड इतनी ही हाइट पर हमने इसमें लिक्विड डाला था। तो इसका यहाँ से क्या क्लियरली दिखा कि जो प्रेशर एग्जर्टेड हुआ ना लिक्विड पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट पर। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर लिक्विड डाल देते तो इसका जो प्रेशर अलग आता, इसका अलग आता और इसका अलग आता। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड किया, जो हाइट ऑफ ए लिक्विड है, जो प्रेशर एग्जर्टेड हुआ लिक्विड पे, वो सिर्फ किस पे डिपेंड किया उसने, हाइट पर, नॉट ऑन द डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो यही क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स होता है कि जो सिर्फ हाइट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट पर डिपेंड किया इसने, शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं किया, तो यही होता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।